तो देश के हेल्थ बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। मैं और रोहित अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। ताबड़तोड़ रफ्तार जारी है। बीते 24 घंटे में किस तरह से 6,566 मामलों के साथ कुल तादाद अब 1,58,000 के ऊपर है। आइए आपको दिखाते हैं अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे ग्राफिक्स और इस कोरोना इंडिया डैशबोर्ड जो हमने इंडिया टुडे ग्रुप का बनाया है, इसके जरिए तमाम आंकड़े आपके सामने हम रखने वाले हैं जिससे आप समझेंगे इस वक्त देश का हाल क्या है। तो सबसे पहले कोरोना मीटर में हम आज शुरुआत करने वाले हैं भारत के अपडेट के साथ। ये आंकड़ा देखिए, लगातार इस आंकड़े में जो आप इजाफा देख रहे हैं, अब ये आंकड़ा कहां पर पहुंच गया है, ये 1,58,333। इसके जरिए आप समझ पा रहे होंगे। हालांकि एक बार फिर से जब आप ये मौत का आंकड़ा देखते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए थोड़ी सी राहत की बात है कि मृत्यु दर अभी भी कहीं ना कहीं नियंत्रण में है। लेकिन इन सब के बीच बढ़ते हुए मामले क्या कह रहे हैं, ये हम आपको इंडिया का अपडेट दिखा चुके हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े और राज्यों की तरफ जाए, राज्यों के अपडेट के हालात आपको दिखाते हैं कि यहां पर परिस्थिति क्या है। जब एक बार आप होम पे जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि परिस्थिति क्या बनी हुई है। चलिए, ये अब हम आपको राज्यों के अपडेट दिखाने वाले हैं। राज्यों के अपडेट में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर नजर रहेगी। महाराष्ट्र के साथ ही एक बार फिर से आज करेंगे शुरुआत। देखिए, महाराष्ट्र को लेकर जो चिंता बनी हुई है वो यथास्थिति है। बीते दिन एक दिन में 105 लोगों की मौत हुई महाराष्ट्र में, और ये मौत का आंकड़ा देखिए 1,897 पहुंच गया है। ये आंकड़ा बहुत कुछ कह रहा है बेलगाम रफ्तार से, और खास तौर पर जो चुनौतियां मुंबई के सामने है। पूरे महाराष्ट्र में कुछ ही शहर हैं जिनमें मुंबई और पुणे सबसे ज्यादा अहम है, और मुंबई उनमें से एक सबसे बड़ी वजह है कि इस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जल्दी से आपको एक बार दिल्ली का नजारा दिखा देते हैं, क्योंकि दिल्ली पर सबकी नजर रहेगी। और दिल्ली का नजारा जब आप देखेंगे तो यहां पर जो चीज गौर करने की है वो है, ये देखिए 303 मौत का जो ये आंकड़ा है, ये बता रहा है कि 15,257 के कंपैरिजन में जब आप मौत का आंकड़ा यहां पर देखते हैं तो यहां पर भी काफी हद तक ठीक होने वालों की संख्या अच्छी खासी है, और ये ज्यादा परेशानी नहीं है जो ये 303 मौतें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने आपको दिखा दिया। एक बार जल्दी से वापस चलते हैं और आपको दिखाते हैं अगले राज्य में। मुझे लगता है गुजरात पर भी नजर रहनी चाहिए। गुजरात में भी मामले काफी बड़े हैं और यहां पर मौत का आंकड़ा वहां से भी ज्यादा है। देखा आपने, 938 है गुजरात में मौत का आंकड़ा, जबकि यहां पर 15,000 के आसपास, मतलब लगभग उतने ही है जितने दिल्ली में है। लेकिन मौत का आंकड़ा यहां पर ज्यादा है, तो यहां पर मृत्यु दर ज्यादा है। यहां पर भी अहमदाबाद, सूरत, ये दो शहर हैं जो कि लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं और चिंता का सबब बने हुए हैं। जल्दी से एक दो देखिए, मुझे लगता है इन सब के बीच थोड़ी अच्छी खबर भी देखनी चाहिए, इसीलिए मैं हर बार आपके लिए गोवा का ये मैप खोल देती हूँ, क्योंकि गोवा का नजारा बड़े स्क्रीन पर भी दिखाइए। ये जो मौतों का आंकड़ा है ये बहुत हिम्मत देता है, खास तौर पर ऐसे राज्य के लिए जहां पर बहुत सारे पहले टूरिस्ट आते थे, लेकिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ शुरुआती वक्त में तो उन्हें ही हुआ। तो ये हमने आपको पूरी तस्वीर दिखा दी है। अब कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, मजदूरों की वजह से कई राज्यों में कोरोना के ग्राफ को बुरी तरह से झटका लगा है, और इसीलिए अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो है माइग्रेशन के बाद, यानी जब पलायन हुआ मजदूरों का तो उसका कैसा असर हुआ, ये आप देख पाएंगे किन राज्यों में सबसे ज्यादा हुआ। माइग्रेशन का कोरोना कनेक्शन क्या है, 100वें दिन के बाद से दिनों की संख्या है कि कौन कहां पर बढ़ा। ये उत्तराखंड की जो हरी लकीर है, इसको आप देख रहे हैं, ये ऊपर गया। 3 दिन में केस दोगुने होने के करीब पहुंच गया। पलायन का जो असर हुआ वो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में हुआ, असम में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। इन 3 राज्यों में जो आप देख रहे हैं ग्राफ, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा है। ऐसे राज्य जहां पर बहुत ही कंट्रोल्ड, सीमित था आंकड़ा,
उन्होंने भी पलायन की वजह से एक जबरदस्त उछाल देखी कोरोना की, और इसीलिए इस ग्राफ में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना का कैसे उछाल देखी जा रही है। 3 दिन में दोगुने होने के करीब सबसे उत्तराखंड आया, ये तस्वीर था। अब आइए हम आपको दिखाते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू हो गई है, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। तीसरी, किसी और वायरस की बैकबोन में इस वायरस के कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगा के वैक्सीन बनाते हैं, तो ये तीसरी तरह की वैक्सीन है। और चौथी, ये वायरस का प्रोटीन लैब में बना के उसको एक दूसरे स्टिमुलस के साथ, एडजुवेंट कहते हैं उसको, लगाते हैं। ये 4 तरह, हर तरह की वैक्सीन कई साल लगते हैं नॉर्मली, और ये 4 तरह के वैक्सीन सब लोग ट्राई कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है देश में? एक हमारे कई कंपनीज हैं, वो उनका नाम नहीं लूँगा, आप सबको मालूम है। कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं, वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं अभी। लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हो जाएगी। कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं। और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं। और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन। ये 4 तरह के वैक्सीन हर जगह ट्राई किया जा रहा है। साथ साथ हमारे वैक्सीन कंपनीज, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन किस तरह से अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं, भारत सरकार की या फिर जो स्टार्टअप्स है उसकी जानकारी दी जा रही थी। जल्दी से मुंबई का आंकड़ा एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि मुंबई की परिस्थिति आज क्या बनी हुई है। कोरोना का जो मुंबई पर कहर है इस वक्त, वो केस 34,000 पहुंच गए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 8,404 है और मौत का आंकड़ा 1,097 है। ये हम आपको 24 घंटे का आंकड़ा दिखा रहे हैं। 24 घंटे में जो नए केस हैं वो 1,044 है और मौतें 32 हैं। ये पिछले दिन का है, और जो 27 का मैंने जिक्र किया था, 27 में 105 है। ज्यादा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे बड़ी वजह जो आप देख रहे हैं, और इसीलिए मुंबई की वजह से ये जो हम आपको जनसंख्या घनत्व बता रहे हैं, 365 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर मुंबई का, पूरे मुंबई का आप देखिए 32,303 पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर मुंबई का जनसंख्या घनत्व, और फिर धारावी का जब जनसंख्या घनत्व आप देखते हैं, यहां पर तो 2,84,000 है, 28,000 माफ कीजिएगा, 28,424। लेकिन जो धारावी का जनसंख्या घनत्व है उसको देखिए, उस पर फोकस करके 3,33,333। इसी को लेकर सियासत भी गर्म है, और उद्धव ठाकरे ने पर किस तरह से निशाना साध रहे देवेंद्र फडणवीस, आइए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, और जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, आज अगर हम विचार करें तो करीब देश के 36 से 37% जो मरीज है वो महाराष्ट्र के हैं, और देश की 41% मौतें ये महाराष्ट्र में हुई है, और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। और इसका एक विशेष रूप से कारण मुझे जो दिखाई देता है कि लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार की सख्ती महाराष्ट्र में होनी चाहिए थी वो सख्ती नहीं हो पाई। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल सरकार नहीं कर पाया। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद हो गए, क्योंकि कोरोना नॉन कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं था। तो उनके यहाँ कोरोना के पेशेंट मिले या उनके मेडिकल स्टाफ में 2-3 लोग मिले, तो हमने शुरुआत में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल सील कर दिए, तो हॉस्पिटल्स की कमी हो गई। तो कुछ इस अंदाज में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की सरकार और सरकार की जो कमियां रही उसका जिक्र किया और सरकार पर हमला बोला। अब हम आपको आगे दिखाएंगे किस तरह से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में भी ठन गई है। तमाम पार्टियां आमने सामने है, कोरोना एक तरफ और पॉलिटिक्स तेज रफ्तार दूसरी तरफ। महाराष्ट्र में फडणवीस ने कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला है, तो इधर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज एक वीडियो संदेश जारी करके केंद्र सरकार पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कोरोना से जंग की केंद्र सरकार की रणनीति को नाकाम बताया।
सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से हर परिवार को अगले 6 महीने तक 7,500 रुपए की मदद देने को कहा है। सोनिया की एक बड़ी मांग हर परिवार को 10,000 रुपए की फौरन मदद देने की भी है। मनरेगा में मजदूरों के लिए 200 दिन काम और लघु मध्यम उद्योगों को लोन की जगह आर्थिक मदद देने की मांग भी सोनिया गांधी ने की है। आज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने मोदी सरकार की नीतियों पर हमला बोला है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपए फौरन दे। अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको आप उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए। जिस जनता ने हम सबको बनाया है, जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है, जिसने आपको बनाया है, आपका साथ दिया है, अब ये समय है कि हम सब आप इस जनता का साथ दें। इस दुख की घड़ी में, इस संकट के समय में आप एक एक भारतवासी के साथ खड़े रहें। जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, जो सबसे ज्यादा तड़प रहे हैं, जो सबसे ज्यादा दुखी हैं, उनके साथ आप खड़े रहें। एक परिवार के 3 लोगों की बात आपने सुनी। एक तरफ कोरोना से घमासान है और मोर्चे पर पूरा इस वक्त परिवार जुटा हुआ है सरकार के खिलाफ। जी हां, देश जब कोरोना संकट से जूझ रहा है उसी समय आतंकवादी भी लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, तब भी आतंकी साजिश कर रहे हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को ध्वस्त कर दिया। हम आपको बताते हैं आज की जैश की साजिश कैसे नाकाम की गई। अंजना, दरअसल सुरक्षा बलों को सैंटो कार में विस्फोटक की सटीक जानकारी थी। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ही तमाम रूट पर घेराबंदी की गई। आतंकी फायर करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने आतंकी की कार को कब्जे में लिया। उसमें 45 किलो विस्फोटक भरा था, जिसे कंट्रोल ऑपरेशन के जरिए ब्लास्ट किया गया और बड़ी कामयाबी मिली, यानी आतंकियों के बड़े टेरर प्लान को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और इस खबर के बारे में आपको सारे अपडेट पूरे विस्तार से इस खबर को हम आगे दिखाएंगे। मुंबई से 180 प्रवासी मजदूर रांची पहुंचे। इन मजदूरों के लिए आज का दिन बेहद यादगार रहा। झारखंड सरकार और एक एनजीओ ने 180 मजदूरों को प्लेन से मुंबई से रांची भेजा। इस पहल की वजह से पहली बार इन मजदूरों को विमान में सफर करने का मौका भी नसीब हुआ। इन मजदूरों की आज वो हसरत पूरी हुई जिसकी शायद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी। सिर पर गठरी, चेहरे पर गरीबी और लाचारी के सबूत, आंखों में अनिश्चित भविष्य का अंधेरा। लेकिन रांची हवाई अड्डे पर उतरते हुए इनकी नजरों में थोड़ी देर के लिए ही सही चमक थी, क्योंकि इन्हें पहली बार विमान से यात्रा करने का मौका मिला। 2 महीनों तक लॉकडाउन के दरमियान ट्रेन जो है वो चल नहीं रही थी। वो वहाँ पहुँचते थे, रेलवे स्टेशन पे लाखों की भीड़ होती थी और उन्हें निराशा हाथ लगती थी। इस बार नेशनल लॉ स्कूल एलुमनाई के पहल से 180 लेबरर्स जो है, माइग्रेंट लेबरर्स, उन्हें झारखंड भेजा जा रहा है। और उनके पहल पे नेशनल लॉ स्कूल जो बेंगलोर है उसके एलुमनाई के पहल से ये संभव हुआ है। 180 मजदूर आज प्लेन से मुंबई से रांची पहुंचे। सुबह 6 बजे की फ्लाइट के लिए मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 2 बजे से ही मजदूरों का पहुंचना शुरू हो गया था। आज तक ने जब इन मजदूरों से बात की तो शहर छोड़ने की मजबूरी का इनका दर्द झलक आया। सर ऐसा है कि हम लोग के यहाँ कुछ खाने का 2 महीना बैठ के खा लिए, तीसरा तो कुछ हुआ ही नहीं था इधर, इसके लिए हमको जाना पड़ा। आप क्या काम करते हैं इधर? कारपेंटर काम करते हैं। तो क्या काम बंद हो गया आपका? हाँ, काम बंद हो गया। सेठ बोलता है ट्रेन खुलेगा ही नहीं तो काम कैसे चलेगा। वही राशन पानी नहीं मिल रहा था, दिक्कत हो रहा था। तो कैसे गुजारा किया? वही लाते थे, कभी
कम बेसी उसी तरह गुजारा हो गया। वापस जा रहे हैं क्योंकि 2 महीने से इधर ही फंसे थे, उधर जा नहीं पा रहे थे, पूरा पगार उगार थोड़ा नहीं मिल रहा था, राशन पानी का दिक्कत था सर, बच्चे लोग थे तो दिक्कत होता था, इसके लिए जा रहे हैं। इधर बैठ के कितना दिन खाएंगे सर, काम खुलेगा कि नहीं खुलेगा अभी कोई मालूम नहीं था। कुछ कामगारों का ये भी कहना है कि उनके लिए अब इस सपने के शहर में लौटना मुश्किल है। वापस तो अभी मुश्किल है। क्यों? अभी तो देखेंगे, उधर ही कुछ करेंगे। नहीं आएंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं है, उधर ही कुछ करेंगे। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं वापस आओ, यहीं रहना है। तो उधर काम मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा ना, काम करने वाले को कहाँ नहीं काम मिलेगा। मजदूरों के लिए विमान का किराया सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इन मजदूरों के लिए बेंगलोर लॉ स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन मसीहा बनकर सामने आया। कुछ एनजीओ की मदद से करीब 12 लाख रुपए खर्च कर सारा इंतजाम किया गया।